अबे ओ रिक्शा वाले, साले गरीब इधर आ और मुझे घर तक छोड़ के आ। मैडम, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आपको बोलने की तमीज नहीं है क्या? कुत्ते कमीने, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे कैसे बोलना है। फिर जैसे ही डीजीपी मैडम ने उस रिक्शा वाले को थप्पड़ मारना चाहा, तो वो डीजीपी मैडम का तलाकशुदा पति निकला। दोस्तों, उज्जैन की सुबह हमेशा की तरह बहुत शांत थी। उसी सुबह एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और डीजीपी निशा वर्मा बाहर निकलीं। कई सालों बाद वह उज्जैन आई थीं। मन का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने सोचा कि शिव मंदिर पैदल जाएंगी, लेकिन रास्ता काफी लंबा था। तभी उनकी नजर पास खड़े एक पुराने रिक्शा पर पड़ी। रिक्शा चलाने वाला आदमी लगभग 45 साल का था। निशा वर्मा ने हाथ उठाकर उसे बुलाया और कहा, भैया शिव मंदिर तक चलोगे? उसने कहा, हाँ मैडम, बैठिए। निशा वर्मा रिक्शा पर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर निशा वर्मा ने पूछा, क्या आप रोज यहाँ रिक्शा चलाते हो? उसने कहा, हाँ मैडम, कई सालों से। उसके जवाब में न कोई शिकायत थी, न दुख की कहानी, न मजबूरी का रोना। यह बात निशा वर्मा को अजीब लगी। वह बाहर देखने लगीं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी हो, बहुत पास से। अचानक भीड़ बढ़ गई और रिक्शा वाले ने रिक्शा रोक दिया और कहा, मैडम थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। निशा वर्मा नीचे उतरी और 2-4 कदम चलीं। तभी पहली बार उन्होंने उसका चेहरा ध्यान से देखा और उसी पल उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। इतने सालों में इंसान बदल जाता है, समय सब कुछ बदल देता है। शायद यह बस एक भ्रम है। वह फिर से रिक्शा पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिक्शा वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रोहित वर्मा। यह नाम सुनते ही निशा वर्मा चौंक गईं। वही नाम जिसे वह सालों से अपने दिल में दबाकर रखे हुए थीं। खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा, आप कहां के रहने वाले हो? रोहित ने कहा, मैडम पहले इसी शहर में रहता था, अब यहीं हूं। उसके जवाब छोटे थे, लेकिन हर शब्द के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी थी और अब निशा वर्मा को सब सच लगने लगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह वही इंसान हो सकता था जिसे वह सालों पहले खो चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई को मान लेना आसान नहीं था। रिक्शा शिव मंदिर के पास जाकर रुका। रोहित नीचे उतरा और बोला, मैडम शिव मंदिर आ गया। निशा वर्मा उतरते समय कुछ पल उसे देखती रहीं। रोहित ने किराए के लिए हाथ बढ़ाया। पैसे देते हुए निशा वर्मा ने पूछा, आप यहां अकेले रहते हो, है ना? रोहित ने कहा, हाँ मैडम, मैं अकेला हूं। वह उससे और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थीं, लेकिन तभी शिव मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं। दर्शन के लिए भीड़ आगे बढ़ने लगी। रोहित वर्मा ने कहा, मैडम मैं चलता हूं, और वह रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन निशा वर्मा वहीं खड़ी रह गईं। आज उनका मन भगवान को देखने में नहीं था। उनका दिल उस रिक्शा वाले के पीछे चला गया था, जिसे वह एक साधारण आदमी समझकर रिक्शा में बैठी थीं, लेकिन शायद वही उनका अतीत था, उनका खोया हुआ रिश्ता था। दर्शन के बाद वह बाहर आईं और शिव मंदिर के एक कोने में बैठ गईं। उनका दिल सवालों से भर गया था। अगर वह आदमी वही रोहित है तो यहां तक कैसे पहुंचा? इतने सालों तक कहां रहा? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उससे मिलने की कोशिश उन्होंने पहले क्यों नहीं की? दिल में गुस्सा भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अनजानी बेचैनी थी। कुछ देर बाद उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड को बुलाया और कहा कि उस रिक्शा वाले को ढूंढकर यहां ले आओ। ज्यादा समय नहीं लगा। रोहित वर्मा शिव मंदिर के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा मिला। शायद रोज की तरह भक्तों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब उसे बुलाया गया तो वह थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद कोई शिकायत हो गई है। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम मुझसे कोई गलती हो गई क्या? निशा वर्मा ने पहली बार उसके सामने अपनी आवाज नरम रखी और कहा, नहीं, कोई गलती नहीं है, बस आपसे कुछ बात करनी है। रोहित सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी अफसर उसके साथ इस तरह बैठकर बात करेंगी। दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर निशा वर्मा ने धीरे से पूछा, आप यहां कब से हो? रोहित ने कहा, लगभग 7 साल हो गए मैडम। 7 साल? यह सुनते ही निशा वर्मा की आंखों में आंसू भर आए। वही पल याद आ गया जब रोहित अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गया था। खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा,
इससे पहले क्या करते थे? रोहित ने कहा, जो भी काम सामने आया करता गया मैडम। जवाब छोटा था लेकिन दर्द बहुत गहरा था। अब निशा वर्मा का दिल मान चुका था कि उनके सामने बैठा यह आदमी वही रोहित है, उनका पति। लेकिन निशा वर्मा चाहती थीं कि सच्चाई उसके मुंह से साफ साफ निकले, इसलिए उन्होंने सीधे सवाल किया, रोहित तुम भागे क्यों थे? यह सुनते ही रोहित जैसे पत्थर का हो गया। उसने इधर उधर देखा जैसे अब कोई सुन नहीं रहा हो, फिर बोला, मैडम मैं भागा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। निशा वर्मा ने पूछा, किसने मजबूर किया और क्यों? रोहित ने कहा, जब आप डीजीपी बनी तो आपने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, बहुत लोगों के काम बंद हो गए, वही लोग आपसे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मुझे निशाना बनाया, कहा गया कि मैं लोगों से पैसे मांगता हूं, मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें करवाई गईं, नकली वीडियो और फोटो बनाए गए। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि डीजीपी का पति अच्छा आदमी नहीं है। निशा वर्मा ने भारी आवाज में पूछा, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहित बोला, बताने आया था मैडम, लेकिन आपके दफ्तर के कुछ लोगों ने कहा कि अगर मैं आपके पास आया तो मामला और बिगड़ जाएगा और आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं डर गया। मैंने सोचा अगर मैं दूर चला जाऊं तो शायद आपकी इज्जत बच जाएगी, इसलिए सब कुछ छोड़कर चला गया। रोहित ने सिर हिलाकर हामी भरी और बोला, न घर था न पहचान। जहां गया लोग कहते थे यह डीजीपी अफसर का पति है, परेशानी खड़ी करेगा। आखिर उज्जैन आ गया, यहां किसी ने सवाल नहीं किए, बस इतना कहा मेहनत करो और पेट भरो। उसकी बातें सुनते हुए निशा वर्मा की आंखें नम हो गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने आखिरी सवाल किया, और तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? रोहित बोला, हर दिन मन करता था मैडम, लेकिन डर लगता था कि कहीं मेरी वजह से आपको फिर नुकसान न हो जाए। यहां आकर बस भगवान के सहारे जीने लगा। निशा वर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, रोहित तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन अब चुप रहने का समय खत्म हो गया है। यह सुनकर रोहित घबरा गया और बोला, मैडम मैं नहीं चाहता कि आप फिर किसी मुसीबत में पड़ें। तब निशा वर्मा ने पूरे भरोसे के साथ कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं और जिन्होंने यह सब किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर रोहित की आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ आ गए। क्या अब सच में सब बदल सकता है? अब सच सामने आएगा। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़कर वे मुझे भी तोड़ देंगे, वे बहुत गलत थे। उसी रात निशा वर्मा ने साफ कहा कि अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। तुम सिर्फ रोहित नहीं हो, तुम मेरे पति हो, लेकिन दुनिया के लिए अभी वही रहोगे जो आज हो। हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। अगली सुबह बहुत जल्दी निशा वर्मा जाग गईं। शिव मंदिरों के दरवाजे खुल रहे थे और साधु संत गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उज्जैन की हवा में वही पुरानी शांति थी, लेकिन निशा वर्मा के दिल में अब एक तूफान उठ चुका था। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और साफ निर्देश दिए कि रोहित को चुपचाप सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया जाए, बिना किसी शोर के और बिना किसी सवाल के। जब रोहित गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इतने सालों बाद किसी सरकारी इमारत में कदम रखते ही उसके पुराने जख्म फिर से जाग उठे। झूठे इल्जाम, बदनामी और अपमान, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। वह घबरा गया और उसने पूछा, मैडम अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? निशा वर्मा ने पूरे भरोसे के साथ कहा, कोई नहीं पहचानेगा, और अगर पहचान भी लिया तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में बैठकर निशा वर्मा ने उससे एक एक बात फिर से पूछी और कहा, शुरू से सब कुछ बताओ, कौन लोग थे, क्या किया गया, एक भी बात मत छुपाना। रोहित ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि सब कुछ तब बिगड़ना शुरू हुआ जब उस बड़े जमीन घोटाले पर कार्रवाई हुई और कई बड़े लोग फंसे। आपके दफ्तर के कुछ लोग अचानक बदलने लगे। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले कि तुम एक डीजीपी अफसर के पति हो, लोगों की मदद करनी चाहिए। जब उसने मना किया तो उसी दिन से उसके खिलाफ बातें फैलने लगीं। फिर रोहित ने बताया कि एक दिन उससे कहा गया कि ऊपर से दबाव है और अगर वह चुपचाप दूर चला जाए तो सब शांत हो जाएगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोहित ने एक नाम लिया, अमित खन्ना, आपका पीए। वही अमित खन्ना जिस पर निशा वर्मा ने आंख बंद करके भरोसा किया था। निशा वर्मा ने तुरंत अपना लैपटॉप और फाइलें मंगवाईं और पुराने केस खोलने लगीं। रोहित जो कुछ बता रहा था वही सब फाइलों में मिलता जा रहा था।
जिन दिनों रोहित पर आरोप लगे थे उन्हीं दिनों कई बड़े मामलों की जांच जानबूझकर धीमी कर दी गई थी। रोहित ने कहा, मैं बस चाहता था कि आप सुरक्षित रहें। उसी दिन निशा वर्मा ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर को बुलाया और कहा, पिछले 7 साल के कुछ पुराने मामलों की पूरी फाइलें चाहिए, बिना किसी को बताए। शाम तक फाइलें सामने थीं और हर पन्ने के साथ सच और साफ होता जा रहा था। तारीखों में हेरफेर था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई अहम कागजों पर अमित खन्ना के साफ हस्ताक्षर थे। अब निशा वर्मा को पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई छोटी चाल नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। रात में रोहित ने डरते हुए पूछा कि जब आप यह मामला उठाएंगी तो बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। निशा वर्मा ने कहा, अगर पुलिस डरने लगे तो अपराधी निडर हो जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले सबूत मजबूत किए जाएंगे, फिर कार्रवाई होगी। रोहित को फिलहाल वहीं सुरक्षित रहने को कहा गया। उस रात रोहित को देर तक नींद नहीं आई, लेकिन कई सालों बाद पहली बार उसे लगा कि उसका दर्द सुना गया है और समझा गया है। निशा वर्मा दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी थीं। अब उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, न ही सिर्फ पति के लिए, बल्कि हर उस बेगुनाह इंसान के लिए थी जिसे ताकतवर लोग कुचल देते हैं। अगली सुबह उन्होंने रोहित से कहा कि अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाएगा और जो भी सबूत होंगे वे सब एक साथ जोड़े जाएंगे। रोहित ने कहा, मैडम, मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। उसी दिन निशा वर्मा उज्जैन से सीधे अपने काम की जगह पहुंची। दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने एक भरोसेमंद इंस्पेक्टर को बुलाया और कहा कि मुझे 3 साल पुराने मामलों की पूरी फाइल चाहिए, बिना किसी को बताए। इंस्पेक्टर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और कहा, जी मैडम। जब फाइलें आईं तो निशा वर्मा ने एक एक करके सारे कागज ध्यान से पढ़े। तारीखें, बयान, गवाह सब मिलकर धीरे धीरे एक तस्वीर बना रहे थे। जिन गवाहों ने रोहित के खिलाफ बयान दिए थे वे सब एक ही इलाके के थे और कई बयान बिल्कुल एक जैसे शब्दों में लिखे थे। निशा वर्मा ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। इसका मतलब था कि सच्चाई जानबूझकर दबाई गई थी। इसके बाद कॉल रिकॉर्ड निकलवाए गए। जिन नंबरों से रोहित को धमकियां मिली थीं, वे सब एक ही दायरे में घूम रहे थे। कुछ नंबर एक बड़े व्यापारी के दफ्तर से जुड़े थे और कुछ एक सीनियर अफसर के निजी फोन से। अब शक भरोसे में बदल चुका था। अगला नाम था अमित खन्ना। शाम को अमित खन्ना को दफ्तर बुलाया गया। वह आया तो उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और बोला, मैडम, याद किया? निशा वर्मा ने बिना मुस्कुराए कहा, हां बैठो। उन्होंने सीधे सवाल किया, अमित, 7 साल पहले रोहित वर्मा के खिलाफ जो शिकायतें आई थीं उसमें तुम्हारा क्या रोल था? अमित बचाव करने लगा और बोला, मैडम, मैंने तो बस आदेश माने थे। निशा वर्मा ने पूछा, किसके आदेश? ऊपर से दबाव था। जब निशा वर्मा ने सख्त आवाज में कहा कि अगर सच नहीं बताया तो जेल भेज दूंगी, तो अमित चुप टूट गया और बोला, मैडम, बड़े लोग थे, एक सीनियर अफसर और एक बड़ा व्यापारी। उन्होंने कहा था कि अगर रोहित वर्मा हट गया तो आप कमजोर हो जाएंगी। यह सुनते ही निशा वर्मा ने आदेश दिया कि अमित खन्ना को सस्पेंड किया जाए और हिरासत में लिया जाए। अगले 2 दिनों में जांच और तेज हो गई। व्यापारी महेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापे पड़े। नकद पैसे, नकली कागज और रिश्वत के पक्के सबूत मिले। महेश अग्रवाल को हिरासत में लिया गया। इसके बाद सीनियर अफसर विक्रम चौहान की बारी आई। विक्रम चौहान ने बचने की बहुत कोशिश की, फोन किए, दबाव डलवाया, लेकिन इस बार निशा वर्मा पीछे हटने वाली नहीं थीं। अब सबूत इतने मजबूत हो चुके थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। विक्रम चौहान को भी सस्पेंड किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर रोहित तक पहुंची तो वह बहुत देर तक चुप रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर उसने पूछा, मैडम, क्या यह सब सच में हो रहा है? निशा वर्मा ने कहा, हां रोहित, अब सच्चाई सामने आ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई और भी चेहरे सामने आने लगे। निशा वर्मा ने पूरी सूची तैयार की कि कौन कौन इस खेल में शामिल था। अब कोई भी नहीं बचेगा। इस दौरान रोहित को पूरी सुरक्षा में रखा गया। एक दिन निशा वर्मा ने उससे कहा, अब तुम्हें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली,
अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ घर चलो। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए पूछा, लोग क्या कहेंगे? निशा वर्मा ने कहा, लोगों ने बहुत कुछ कहा है, अब सच्चाई बोलेगी। अगले ही दिन निशा वर्मा ने दफ्तर में एक लंबी मीटिंग बुलाई। उस कमरे में वही अफसर बैठे थे जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, यह मामला सिर्फ मेरे पति का नहीं है, यह उस सिस्टम की सच्चाई है जहां ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए किसी भी बेगुनाह को कुचल देते हैं। आज अगर रोहित वर्मा को न्याय नहीं मिला तो कल कोई और रोहित होगा। अब साजिश की हर परत खुल चुकी थी। इसके बाद बड़े व्यापारी महेश अग्रवाल की बारी आई। जब उसे सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पहले वह अकड़ दिखाने लगा और बोला, मैं इस शहर का इज्जतदार आदमी हूं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निशा वर्मा ने सीधे जवाब दिया, इज्जत झूठ से नहीं, सच से चलती है। जब उसके सामने बैंक खातों का ब्यौरा, कॉल रिकॉर्ड और नकली लेन देन के सबूत रखे गए तो उसकी आवाज अपने आप धीमी पड़ गई। आखिर उसने सिर झुका लिया और कहा, हां, मैंने ही पैसे दिए थे, आपका काम बंद हो रहा था, मुझे लगा अगर आपके पति को फंसा दिया तो आप कमजोर हो जाएंगी। अब आखिरी बड़ा नाम विक्रम चौहान का था। जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने घमंड से कहा, निशा, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। निशा वर्मा ने बिना डरे कहा, और तुम भूल रहे हो कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उसके खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे शहर में हलचल मच गई। वही रोहित वर्मा बेगुनाह निकला। इतने सालों बाद सच सामने आ गया। एक दिन रोहित ने निशा वर्मा से कहा, मैडम, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को सजा मिले। रोहित, सजा तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही है, लोग अपने किए हुए गुनाहों की सजा पा रहे हैं। और उसी पल रोहित ने पहली बार महसूस किया कि सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो उसके साथ इंसाफ भी लेकर आता है। दोस्तों, इसके बाद इंसाफ की असली लड़ाई अदालत में शुरू हुई। एक एक करके गवाह सामने आए, एक एक सबूत पेश किया गया। हर कागज, हर बयान उसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था जिसे सालों तक दबाकर रखा गया था। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह कोई छोटा मामला नहीं, बल्कि एक गंभीर साजिश है। फैसला सुनाया गया। अमित खन्ना को जेल की सजा हुई, महेश अग्रवाल की संपत्ति जब्त कर ली गई और विक्रम चौहान को नौकरी से निकालकर कड़ी सजा दी गई। फैसला सुनते ही रोहित वर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे सालों से सीने पर रखा भारी पत्थर अचानक हट गया हो। उसी पल निशा वर्मा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। जब दोनों साथ में अदालत से बाहर निकले तो मीडिया मौजूद थी, कैमरे थे, लोगों की भीड़ थी और सवालों की बौछार थी। निशा वर्मा ने बस इतना कहा, आज इंसाफ जीता है। उस पल रोहित पहली बार सीधा खड़ा हुआ। अब वह सिर्फ रिक्शा चलाने वाला आदमी नहीं था, वह इंसान था जिसने सब कुछ चुपचाप सहा और आखिर तक सच के साथ खड़ा रहा। दोस्तों, अदालत के फैसले के बाद कुछ दिनों तक शहर में एक अजीब सी खामोशी रही। जो लोग कल तक बहुत ताकतवर माने जाते थे, वे आज सलाखों के पीछे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रोहित वर्मा की जिंदगी में आया था। कई सालों बाद वह बिना डर के घर से बाहर निकला। अब रास्ता बदलने की जरूरत नहीं थी। अब कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता था, लोग उसे इज्जत से देखने लगे थे। एक दिन निशा वर्मा ने रोहित से कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ घर चलोगे। और यह सुनकर रोहित थोड़ा घबरा गया। मैडम, इतने सालों बाद लोग बातें करेंगे। निशा वर्मा मुस्कुराईं और बहुत सरल शब्दों में बोलीं, लोग पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, अब हम सच के साथ चलेंगे। उसी दिन निशा वर्मा अपने पति रोहित को अपने सरकारी घर ले आईं। गेट पर खड़े संतरी ने सलामी दी। यही वही जगह थी जिसे रोहित बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया था। निशा वर्मा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अब यह घर तुम्हारा भी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रोहित ने घर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ दिनों बाद निशा वर्मा ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उसमें सिर्फ वही लोग थे जो हर हाल में उनके साथ खड़े रहे थे। सबके सामने निशा वर्मा ने कहा, आज मैं सिर्फ एक डीजीपी अफसर बनकर नहीं बोल रही हूं, आज मैं एक पत्नी बनकर बोल रही हूं। जिस आदमी को आप सबने सालों तक गलत समझा, वह मेरे पति रोहित वर्मा हैं।
उसने अपनी चुप्पी से मेरी वर्दी को बचाया और आज मैं उसकी इज्जत उसे वापस दिला रही हूं। इस कहानी का असर बहुत गहरा था। अब कोई भी अफसर या व्यापारी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचने लगा। लोगों को समझ आ गया कि अगर कोई सच के साथ मजबूती से खड़ा रहे तो उसे देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। एक शाम निशा वर्मा और रोहित घर की छत पर बैठे थे। रोहित ने धीरे से पूछा, अगर उस दिन आप उज्जैन नहीं आई होती तो क्या होता? निशा वर्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, शायद सच तब भी सामने आता, लेकिन भगवान ने हमें खुद मिलाया। उज्जैन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सहना और चुप रहना और उम्मीद बनाए रखना। फिर मुस्कुराकर बोली, और यह भी सिखाया कि इंसाफ सिर्फ फाइलों में नहीं, रिश्तों में भी होता है। आज रोहित और निशा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने बीते दर्द को नहीं भुलाया, बल्कि उसे एक सीख बना लिया। इस कहानी का अंत हमें तसल्ली देता है कि सच को दबाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, लेकिन कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसान कितनी बार इंसानियत को भूल जाते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।